हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th का सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। चलिए, पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलिविया। नेपाल और बोलिविया में पॉपुलर स्ट्रगल्स। क्या आपको पोलैंड में हुई डेमोक्रेसी की जीत की स्टोरी याद है? हमने इसके बारे में लास्ट ईयर क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। यह स्टोरी हमें डेमोक्रेसी बनाने में लोगों का क्या रोल था ये बताती है। तो आइए इस तरह की दो रीसेंट स्टोरीज के बारे में पढ़ें और जानते हैं कि डेमोक्रेसी में पावर का इस्तेमाल कैसे होता है। पहला पॉइंट है मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए जो आंदोलन हुए उसके बारे में है ये। अच्छा, तो 2006 के अप्रैल में नेपाल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट यानी कि जन आंदोलन हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल डेमोक्रेसी की थर्ड वेव के देशों में से एक है वो, जहां डेमोक्रेसी 1990 में आई। नेपाल में राजा फॉर्मली स्टेट का हेड बना रहा, लेकिन रियल पावर का इस्तेमाल लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ही हाथों में था। एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के इस ट्रांजिशन को राजा वीरेंद्र ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन रॉयल फैमिली के एक मिस्टीरियस बहुत ही रहस्यमय कत्लेआम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र डेमोक्रेटिक रूल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थे। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की अनपॉपुलरिटी और वीकनेस का उन्होंने बहुत फायदा उठाया। 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस करके इलेक्टेड पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर लिया, उसका भंग कर दिया। 2006 की अप्रैल में जो मूवमेंट जो आंदोलन हुआ उसका टारगेट लक्ष्य शासन की बागडोर मतलब कंट्रोल राजा के हाथ से लेकर दोबारा लोग यानी कि जनता के हाथों में सौंप देना था। यहां पर आप कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। नेपाल के लोग और पॉलिटिकल पार्टीज एक रैली में डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो पार्लियामेंट की सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक 7 पार्टी अलायंस SPA 7 पार्टी अलायंस बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के लिए स्ट्राइक यानी कि बंद का ऐलान कर दिया। इस विरोध ने जल्द ही अनडेफिनिट स्ट्राइक का रूप ले लिया था और इसमें माओइस्ट, बागी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी साथ हो गए। लोग कर्फ्यू तोड़ कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सिक्योरिटी फोर्सेस की एक न चल सकी, वो हार गए उनके सामने। 21 अप्रैल के दिन प्रोटेस्टर्स यानी कि आंदोलनकारियों की संख्या 3 लाख से लेकर 5 लाख तक पहुंच गई थी और प्रोटेस्टर्स ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से कुछ रियासत, कुछ स्टेट्स देने की घोषणा की, जिसे मूवमेंट के लीडर्स ने मना कर दिया कि हमें आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो पूरी डेमोक्रेसी चाहिए। लीडर्स अपनी मांगों पर, अपनी डिमांड पर अड़े रहे। पार्लियामेंट को रिस्टोर किया जाए, ऑल पार्टी गवर्नमेंट बने और एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का लास्ट डे था। जो लोगों ने वार्निंग दी थी, अल्टीमेटम दिया था, उसका लास्ट डे था। इस दिन राजा 3 डिमांड्स को मानने के लिए
वो सारी उनकी जो डिमांड्स थी वो मानने के लिए तैयार हो गया, राजी हो गया। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को टेम्पररी गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। पार्लियामेंट फिर से रिस्टोर हुई और इसने अपनी बैठक में लॉज पास किए कुछ। इन लॉज के सहारे राजा के ज्यादातर पावर्स वापस ले गई, उन्हें ज्यादा कुछ पावर दी नहीं। नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझने में एसपीए और माओवादी के बीच सहमति यानी कि पार्टनरशिप बनी। इस मूवमेंट को नेपाल्स सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी कहा गया। नेपाल के लोगों को यह स्ट्रगल पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेट्स के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन गया। यहां माओइस्ट आप देख सकते हैं, माओइस्ट यानी कि माओवादी, ये वर्ड कहां से आया है? चाइनीज रिवॉल्यूशन के लीडर माओ की आइडियोलॉजी को मानने वाले कम्युनिस्ट माओवादी पीजेंट्स एंड वर्कर्स के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र यानी कि अम्यूनिशन वाले रिवॉल्यूशन के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। ये लोग कहलाते हैं माओवादी। तो नेक्स्ट पॉइंट है बोलिवियाज वाटर वार। बहुत ही कमाल का टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। नेपाल और पोलैंड की स्टोरीज डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिश या रिस्टोर करने की बातें बताती है, लेकिन पॉपुलर स्ट्रगल का रोल डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिशमेंट के साथ खत्म नहीं हो जाती। बोलिविया में लोगों ने पानी के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक पॉपुलर स्ट्रगल चलाया। इससे पता चला कि डेमोक्रेसी का पॉपुलर स्ट्रगल से अंदरूनी रिश्ता है। बोलिविया लैटिन अमेरिका का एक बहुत ही गरीब देश है। वर्ल्ड बैंक ने यहां के गवर्नमेंट पर म्यूनिसिपालिटी नगरपालिका द्वारा की जा रही वाटर सप्लाई से अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए कहा। प्रेशर डाला गया उनके ऊपर। गवर्नमेंट ने कोचबंबा शहर के वाटर सप्लाईज के राइट एक एमएनसीज, एक मल्टीनेशनल कंपनीज को बेच दिया। इस कंपनी ने इमीडिएटली वाटर प्राइजेस 4 गुना तक बढ़ा दी। कई लोगों का वाटर बिल मंथली 1000 रुपए तक आने लगा, जबकि बोलिविया में लोगों की एवरेज इनकम 5000 रुपए महीना है और उसमें से 1000 बिल वाटर सप्लाई का आने लगा। एज अ रिजल्ट एक पॉपुलर प्रोटेस्ट, एक जन संघर्ष भड़क उठा। जनवरी 2000 में लेबरर्स, ह्यूमन राइट्स और कम्युनिटी लीडर्स के बीच एक अलायंस बना और इस अलायंस ने शहर में 4 दिनों की सक्सेसफुल एक जनरल स्ट्राइक हड़ताल की। गवर्नमेंट बातचीत के लिए राजी हो गई और स्ट्राइक वापस ले ली गई। फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा, गवर्नमेंट ने उन्हें उल्लू बनाया। फरवरी में फिर से आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार पुलिस ने बिना दया खाए दमन बहुत किया। अप्रैल में एक और हड़ताल हुई और गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन जनता की ताकत के आगे मल्टीनेशनल कंपनी के अधिकारी ऑफिशियल्स को शहर छोड़कर भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों यानी कि प्रोटेस्टर की सारी मांगे माननी पड़ी। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया और वाटर सप्लाई को फिर से म्यूनिसिपालिटी को सौंप कर पुराने वाटर रेट जो प्राइसेस चल रही थी उसे कायम कर दी गई। इस आंदोलन को बोलिविया वाटर वार के नाम से जाना गया। नाउ डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल। इन दो स्टोरीज का कंटेक्स्ट बिल्कुल अलग अलग है। नेपाल में चले आंदोलन का लक्ष्य डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना था, जबकि बोलिविया के स्ट्रगल में एक इलेक्टेड और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोगों की डिमांड मानने के लिए मजबूर किया गया। बोलिविया का स्ट्रगल गवर्नमेंट की एक स्पेसिफिक पॉलिसी के आगे वो उनके अगेंस्ट था, जबकि नेपाल में चले आंदोलन ने यह तय कर दिया कि देश की जो राजनीति है उसकी जो नींव फाउंडेशन है वो क्या होगी। ये दोनों ही स्ट्रगल सक्सेसफुल रहे,
लेकिन इनके इम्पैक्ट लेवल बहुत ही अलग अलग थे। इन डिफरेंस के बावजूद दोनों ही स्टोरीज में कुछ ऐसी बातें हैं जो डेमोक्रेसी के पास्ट और फ्यूचर के लिए रिलेवेंट है। ये दो स्टोरीज पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। दोनों ही केस में लोग बड़े पैमाने पर मोबिलाइज यानी कि इकट्ठा हुए। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन की सपोर्ट ने इस विवाद को इसके रिजल्ट तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि दोनों ही केसेस में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का रोल इंपॉर्टेंट रहा। अगर आपको क्लास 9 की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 याद हो तो आप पहचान जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट ऐसे ही हुआ है। इसी तरह हम इन दो एग्जाम्पल से कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, डेमोक्रेसी का पॉपुलर स्ट्रगल्स के जरिए विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। यह भी पॉसिबल है कि कुछ सिग्निफिकेंट डिसीजन के पीछे किसी ना किसी तरह का कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष ना हो, फिर भी इसे एक्सेप्शन यानी कि अपवाद ही कहा जाएगा। डेमोक्रेसी की एक इंपॉर्टेंट मोमेंट वही होती है जब जिनके पास पावर होती है, सत्ताधारी और सत्ता यानी कि पावर में हिस्सेदारी यानी कि शेयरिंग चाहने वालों के बीच कन्फ्लिक्ट होता है। ऐसी मोमेंट तब आती है जब कोई देश डेमोक्रेसी की ओर आगे बढ़ रहा है। उस देश में डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन हो रहा हो या वो डेमोक्रेसी की जड़ें वहां पर मजबूत होने की प्रोसेस चल रही हो। सेकंड, डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट का समाधान मास मोबिलाइजेशन के जरिए होता है। पॉसिबल है कि कभी कभी इस संघर्ष का समाधान एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट या जुडिशरी के जरिए हो जाए, लेकिन जब विवाद ज्यादा डीप यानी कि गहरा होता है तो ये इंस्टीट्यूशन खुद उस विवाद का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में समाधान इन संस्थाओं के जरिए नहीं बल्कि उनके बाहर यानी कि जनता के थ्रू होता है। थर्ड पॉइंट, ऐसे कन्फ्लिक्ट और मोबिलाइजेशन का आधार पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये बात सच है कि ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट में सिर्फ सेल्फ जनरेटेड होना मतलब वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन लोगों की सेल्फ जनरेटेड पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स के जरिए कारगर हो पाती है। ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स की कई एजेंसीज हो सकती है। ऐसी एजेंसीज जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट ग्रुप्स भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर साइड में एक बहुत ही खुश बच्ची को दिखाया गया है और लिखा है कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिस पक्ष ने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जुटा लिए वो अपना चाहा हुआ सब कुछ हासिल कर लेगा। क्या हम ये माने कि डेमोक्रेसी का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस? यहाँ पे लेटेस्ट रिवाइज करके दिया हुआ है। 1984 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक पल्पवुड लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी। इस कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए एक तरह से मुफ्त में दे दी गई। इसमें से ज्यादातर जमीन का इस्तेमाल फार्मर्स अपने कैटल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड के रूप में इस्तेमाल करते थे। कंपनी ने इस जमीन पर यूकलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल कागज बनाने का पल्प तैयार करने के लिए किया जाना था। 1987 में कितिको हिचिको तोड़ो और लगाओ नाम की एक मूवमेंट शुरू हुई। इसमें नॉन वायलेंट का रास्ता अपनाया गया। लोगों ने
यूकलिप्टस के पेड़ तोड़े और इन जगह पर ऐसे पेड़ लगाए जो लोगों के लिए फायदेमंद थे। नीचे कुछ ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं। अगर आप इसमें से किसी ग्रुप में होते तो अपने ग्रुप के सपोर्ट में आप क्या दलील करते? लोकल फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इस कंपनी में काम करता था, या कंज्यूमर्स ऑफ पेपर।